नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के क्लास में हमने आपसे हिस्ट्री में पाषाण काल के बारे में वर्णन किया था और पाषाण काल के काल विभाजन के बारे में भी वर्णन किया था, वो भी विश्व संदर्भ के बारे में। हमने आपको बताया था कि विश्व संदर्भ में पाषाण काल को 20 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में पाषाण काल को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भारत के संदर्भ में पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हमने आपको बताया था कि विश्व संदर्भ में पाषाण काल 3 खंडों में विभाजित किया गया था। पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण खोज जो थी पुरा पाषाण काल में, वो आग की खोज थी और आग की खोज के बाद मानव आग में पकी हुई मांस का प्रयोग करने लगे और आग का प्रयोग मानव जानवरों को भगाने के लिए भी किया करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव जो है कृषि करना प्रारंभ कर दिए थे और पशुपालन प्रारंभ कर दिए थे और यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो उपलब्धि थी वो अंत्येष्टि संस्कार था, अर्थात अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार आदिमानव करने लगे थे। और नवपाषाण काल में नियोलिथिक एज में हमने आपको बताया था कि मानव नियोलिथिक एज में सबसे महत्वपूर्ण जो खोज किया था वो था पहिए की खोज। और यहाँ नियोलिथिक एज या नवपाषाण काल में मानव बहुत सारे जो है प्रयोग किए थे। सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मानव इसमें घड़े का भी जो है वो खोज की थी, घड़े की भी खोज की थी और पूरे विश्व में अगर सबसे महत्वपूर्ण खोज रही, विश्व में क्रांति का जो कारण रहा वो क्या था? पहिए की खोज। तो यहाँ तक हमने आपसे चर्चा किया था। आज हम भारत में पाषाण काल के बारे में वर्णन करेंगे। भारत में पाषाण काल अर्थात स्टोन एज इन इंडिया। तो भारत में पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से क्यों माना जाता है? क्योंकि अफ्रीका से भारत तक पहुँचने में उनको 15 वर्ष लग गया। आदि मानव को अफ्रीका से, हमने आपको बताया था कि सर्वप्रथम मानव जाति कहाँ से आदि मानव का स्वरूप विकसित हुआ? तो अफ्रीका से, और अफ्रीका से 20 लाख ईसा पूर्व से विकसित हुआ और ये जो है विचरण करते-करते भारत में 5 लाख ईसा पूर्व तक पहुँचा। इसीलिए हम भारत के संदर्भ में अगर हम पाषाण काल पढ़ते हैं तो 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं। तो भारत में जो पाषाण काल है वो कितने? 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक भारत में पाषाण काल। भारत में पाषाण काल की सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। तो भारत में पाषाण काल की सभ्यता की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब किया था? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहां से? पलपुरम। पलपुरम कहाँ है? चेन्नई। पलपुरम पुरास्थल से जो है वहां पर हस्त कुठार मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बना है, अगर आप देख लें तो ये हस्त कुठार कछुए के आकार है, हैंड एक्स। तो इसी की खोज सर्वप्रथम वहां भारत में हस्त कुठार पलपुरम में, चेन्नई में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में जो है भारत में पाषाण काल की खोज की थी। इसीलिए हम भारत में पाषाण काल का जो अध्ययन करते हैं वो 5 लाख से 3000 ईसा पूर्व तक अध्ययन करते हैं। और क्यों अध्ययन करते हैं? क्योंकि आदि मानव भारत में जो है 5 लाख ईसा पूर्व में पहुंचा। भारत में जलवायु समस्या थी और जलवायु समस्या के कारण आदि मानव भारत में बहुत ही देरी से पहुंचा। इस कारण जीवाश्म के कम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण जीवाश्म के बहुत ही कम साक्ष्य मिलते हैं। इसीलिए भारत में हम जब पाषाण काल पढ़ते हैं तो किसके आधार पर? पत्थर के औजारों और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम भारत में पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जीवाश्म के भारत में बहुत ही कम साक्ष्य मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहां पर भारत में जलवायु समस्या बहुत ज्यादा थी, अर्थात उस समय बर्फ की आंधियां चला करती थी, जिससे मानव यहाँ पर भारत में आदि मानव के लिए रहना बहुत ही कठिन था। तो इसलिए जो है भारत में हम 2 ही साक्ष्य के आधार पर ज्यादातर पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। एक पाषाण काल के औजार, पत्थर के औजारों से पढ़ते हैं, दूसरा
पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? जमीन के अंदर से अर्थात भूमि से खुदाई से जो भी सामग्रियां मिलती हैं उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तो भारत में जो पाषाण काल की सभ्यता है वो जो है 3 भागों में भी विभक्त है। कौन कौन सा? वही भाग है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल भारत में है वो 5 लाख ईसा पूर्व से कब तक? 10,000 ईसा पूर्व तक। और वहीं पर विश्व संदर्भ में पूरा पाषाण काल को 20 लाख से कब तक? 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। और भारत में 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक हम पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं। और मध्य पाषाण काल को 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक हम पढ़ाई करते हैं। अब पूरा पाषाण काल जो है ये बहुत लंबा काल है। अब 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व बहुत लंबा कालखंड है, इसलिए पूरा पाषाण काल को भी हम तीन खंडों में, 3 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। और वो 3 कालखंड कौन कौन से हैं? पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल अर्थात लोअर पैलियोलिथिक एज। पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल जिसे लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल अर्थात मिडिल पैलियोलिथिक एज। तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल अर्थात अपर पैलियोलिथिक एज। तो जो पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल है वो भारत में कब से? 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल है। और निम्न या पूर्व पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो पत्थर के औजार प्रयोग किया करते थे वो हस्त कुठार को इंग्लिश में हैंड एक्स अर्थात हैंड से कुल्हाड़ी का, हैंड वाली कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। वो कछुए के आकार का हुआ करती थी। यहाँ पर मैंने आपको फिगर बना के दिखाया है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्लीपर को हम बिदारणी कहते हैं। बिदारणी का मतलब किसी चीज को एकदम पूरी तरीके से छीन लेना। जैसे आदमी नेल्स रखता है तो किसी के ऊपर ऐसे खरोंच मार देता है तो पूरा विदीर्ण हो जाता है अर्थात पूरी तरह से कट जाता है। तो वैसे ही बिदारणी का भी मैंने यहाँ पर फिगर बना है, आपको दिख रहा हो। ये बिदारणी का प्रयोग छीलने के लिए और कुठार का प्रयोग, हस्त कुठार का प्रयोग काटने के लिए। हस्त कुठार का प्रयोग काटने के लिए, बिदारणी का प्रयोग छीलने के लिए। तीसरा है चापर। तो देखते हैं आप लोग सुने होंगे कि गांव की भाषा में लोग कहते हैं कि बगल हो जाइए नहीं तो चापर कर देंगे। चापर का मतलब होता है कि पूरी तरह से फोड़ना, कूटना, तोड़ना, उसी को बोलते हैं चापर। तो चापर का काम क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना फोड़ना अर्थात तोड़ने फोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? चापर। चापर का भी मैंने यहाँ पर फिगर बनाया है। एक तरफ कार्यधार है, कार्यधार का मतलब एक तरफ शार्प होता था, दूसरी तरफ शार्प नहीं होता था। और दूसरा है चापिंग। चापिंग भी उसी टाइप का है, इसमें दोनों तरफ कार्यधार होता था अर्थात दोनों तरफ धार बने रहते थे। तो इसलिए चापर और कौन सा हो गया? चापिंग। तो पूरा पाषाण या पूर्व पूरा पाषाण काल या नव पूरा पाषाण काल में मानव हस्त कुठार, क्लीपर जिसे हम क्या बोलते हैं? बिदारणी और चापर, चापिंग, इस प्रकार के पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करते थे। अब हम स्थल की बात कर लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो स्थल है वो सोहन घाटी, एक स्थल है सोहन घाटी जो पंजाब में है, पंजाब के पाकिस्तान में। अब आपके मन में एक बात आ रही कि पंजाब तो भारत में है तो पाकिस्तान में कैसे चला गया? तो जब भारत का विभाजन हो रहा था तो पंजाब को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था और आधा पंजाब भारत में रह गया था। तो वो आधा पंजाब जो पाकिस्तान में गया था तो वही पंजाब में सोहन घाटी जो है पूरा स्थल है। पंजाब के कहां पर? पाकिस्तान में सोहन घाटी पूरा स्थल, जहां से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? चापर, चापिंग। पूरा स्थल कौन कौन से? चापर और चापिंग। दूसरा है बेलन घाटी। बेलन घाटी के अंतर्गत आपका प्रतापगढ़ से जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और दूसरा इलाहाबाद से और तीसरा जो है मिर्जापुर से। तो कहने बेलन घाटी क्यों नाम पड़ा? बेलन घाटी ये गंगा नदी के बीच में जो स्थित स्थल हैं उनका नाम क्या रखा गया? बेलन घाटी।
बेलन घाटी स्थल। तो बेलन घाटी स्थल में आपका कौन सा आता है? प्रतापगढ़ अर्थात माँ बेला देवी धाम, दूसरा इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, और तीसरा आपका कौन सा? मिर्जापुर। तो ये तीनों जो है बेलन घाटी के अंतर्गत आते हैं। और प्रतापगढ़ में एक स्थान है सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ में एक स्थान है सराय नाहर राय, वहां से जो है क्या कहते हैं, बेलन घाटी के अंतर्गत वहां से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हैं। तीसरा जो आपका क्या कहते हैं पूरा स्थल है, उसका नाम है डीडवान। तीसरा पूरा स्थल कौन सा है? डीडवान। डीडवान कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में, और चौथा है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर आपको याद हो तो इसके पहले की क्लास में हमने आपको बताया था भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त आदि मानव के द्वारा किए गए सुंदर चित्रकारी का जो है नमूना प्रस्तुत हुआ है। भीमबेटका की गुफाओं में जाएंगे तो आदि मानव छेनी हथौड़ी या बिदाड़ी से बढ़िया बहुत सुंदर आकृति को उस गुफाओं की दीवारों पर उकेरे हुए हैं, और उसमें हिरण है, बारहसिंगा है, इस प्रकार के जीवों के चित्रकारी मानव भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है उनसे प्राप्त होता है। और अगला आपका है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन सा आएगा? दक्षिण भारत महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब कौन से भारत में आते हैं? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में मद्रास है। मद्रास पहले एक राज्य हुआ करता था, और 1953 में मद्रास से आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। तो अलग होने वाला पहले राज्य का गठन कब हुआ भाषाई आधार पर? 1953 में। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश अलग हुआ, और अगला आधा भाग क्या बन गया? तमिलनाडु। तो पहले क्या था? मद्रास। तो मद्रास में जो है एक चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु की, तो वहां पर जो है कौन सा पल्लपुरम, और कौन सा? गिद्दलूर, और अगला है अतिपेक्कम। तो ये सब पूरा स्थल है। यहाँ से अतिपेक्कम से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हस्त कुठार। अतिपेक्कम से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हस्त कुठार। तो इस प्रकार से पूर्व या निम्न पूर्व पाषाण काल में मानव किस प्रकार के औजार को प्रयोग किया करते थे? हस्त कुठार, और दूसरा क्लीपर जिसे हम बिदाड़ी कहते हैं, तीसरा चापर और चापिंग। और स्थल कौन कौन सा? सोहन घाटी पंजाब पाकिस्तान, तीसरा बेलन घाटी प्रतापगढ़ इलाहाबाद मिर्जापुर, और तीसरा आपका डीडवान राजस्थान में है, चौथा भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और अंतिम जो मैंने आपको बताया दक्षिण भारत में मद्रास से रिलेटेड चेन्नई के अंतर्गत आता है, जहां पर कौन सा है? पल्लपुरम, गिद्दलूर और अतिपेक्कम से हस्त कुठार प्राप्त है। तो अब हम इसके आगे आपसे बात करते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं? मिडिल पैलियोलिथिक एज। तो ये काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, क्योंकि वहां पर आप देखें तो पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल में जो समय है वो कब से है? 5 लाख से कब तक? 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। तो 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक क्या आ जाएगा? मध्यपुरा पाषाण काल। और इस काल में मानव जो है बहुत ही धारदार अर्थात पूरा पाषाण काल की अपेक्षा अधिक फलक वाले औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात मानव इस काल में जो है धारदार या शार्प या नुकीले औजारों का प्रयोग किया करता था। तो इसमें खुरुचनी थी। खुरुचनी का मतलब खुरुचने वाला है ना, शार्पदार। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे शार्पदार खुरुचनी। दूसरा बेधनी। बेधनी का मतलब बेधनी का मतलब बेध करने वाला, किसी चीज में होल करना। जैसे ये है तो इसमें होल कर देने वाला, जो जिससे सुराख किया जाए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? बेधनी। तो खुरुचनी हो गया, बेधनी हो गया, बेधक। बेधक उसी का एक रूप है। और एक था तक्षणी। तो ये सब जो है शार्पदार इसी तरीके से हथियार थे जिनका प्रयोग मानव मध्यपुरा पाषाण काल में पत्थर के औजारों का इस तरह के प्रयोग किया करता था। अब स्थल की बात कर लेते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में। तो भारत में नेवासा एक पूरा स्थल है जो गोदावरी तट महाराष्ट्र में तथा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से
मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त हुआ अर्थात भारत में निवासा पूरा स्थल से, जो गोदावरी तट महाराष्ट्र से है ना, और दूसरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मध्य पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? निवासा से। भारत में निवासा, निवासा एक पूरा स्थल का नाम है और उसके अंतर्गत नर्मदा घाटी और कौन सा आपका इधर गोदावरी घाटी, यहाँ से जो है पूरा मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हैं। तो इस नर्मदा घाटी में एक स्थान है, पूरा स्थल का नाम है हथनौरा। नर्मदा घाटी के पास एक पूरा स्थल प्राप्त हुआ हथनौरा, और उस हथनौरा पूरा स्थल से अरुण ढोलकिया नामक पुरातत्ववेत्ता ने मानव के जीवाश्म प्राप्त किए। तो कहाँ से मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं? मानव के जीवाश्म कहाँ से? हथनौरा नामक पूरा स्थल से नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी कहाँ? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी पूरा स्थल हथनौरा नामक स्थान से अरुण ढोलकिया नामक पुरातत्ववेत्ता ने मानव के जीवाश्म प्राप्त किए। तो प्रारंभ में जब मानव का जीवाश्म प्राप्त हुआ तो इसे जो है होमो इरेक्टस में रखा गया। प्रारंभ में जो यही जीवाश्म जो प्राप्त किया था अरुण ढोलकिया ने, उसे किसके अंतर्गत रखा गया था? होमो इरेक्टस के अंतर्गत। परंतु वर्तमान समय में अब उसे आद्य होमो सैपियंस में रखा गया है। किसमें? आद्य होमो सैपियंस में। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें होमो सैपियंस का संबंध किस काल से है? तो मध्य पूरा पाषाण काल से। तो होमो सैपियंस का संबंध किस काल से है? मध्य पूरा पाषाण काल से। जबकि अगर हम बात करें तो पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल से किसका सबसे पहला मानव? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस, है ना। तो कौन कौन से? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। तो इन तीनों का संबंध, इन तीनों आदि मानव का संबंध कौन से काल से है? तो पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल से है। जबकि मध्य पाषाण काल से किसका संबंध है? किसका? आद्य होमो सैपियंस का। लेकिन विश्व संदर्भ में अगर हम बात करें तो विश्व संदर्भ में निएंडरथल को मध्य पूरा पाषाण काल की श्रेणी में रखा जाता है। तो विश्व संदर्भ में कौन से आदि मानव आते हैं? निएंडरथल। विश्व संदर्भ में कौन से आदि मानव आते हैं? निएंडरथल। तो निएंडरथल को विश्व संदर्भ में मध्य पूरा पाषाण काल में रखा गया है, जबकि भारत के संदर्भ में जो है आद्य होमो सैपियंस को मध्य पूरा पाषाण काल के संबंध में रखा गया है। आशा करते हैं ये दोनों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल को हम किस नाम से जानते हैं? अपर पैलियोलिथिक एज, जिसका काल विभाजन क्या हो जाएगा? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो 40,000 से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा। अब इस काल में आदि मानव जो थे वो और धारदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सुई का प्रयोग सिलने के लिए किया जाता है। ब्लेड, है ना, तो नाई वगैरह ब्लेड का प्रयोग करते हैं। बेधक का मतलब इसके पहले भी बेधक था, वही बेधक था, लेकिन उसमें बेधक में और शार्पनेस आ गई और धारदार वो हथियार हो गया। तक्षणी हो गया, चाकू जानते ही हैं। तो ये सब का जो है बेहतर धारदार हथियारों का प्रयोग मानव उच्च पूरा पाषाण काल में करने लगा। और उच्च पूरा पाषाण काल में मानव हड्डी के औजार भी निर्माण करने लगे, अर्थात हड्डियों के औजार भी बनाने लगे थे। किसमें? उच्च पूरा पाषाण काल में। और मानव इसमें उच्च पूरा पाषाण काल में मछली पकड़ने के लिए एक कांटे का प्रयोग किया करते हैं, आज भी करते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो कांटा ऐसे टाइप का होता है, उसमें चारा लगा दिया जाता है और मछली उसी को फंस जाती है और आदमी शिकार मछली का कर लेता है। तो हमने आपको बताया था कि मानव प्रारंभ में छोटे जीवों का शिकार किया करता था। तो ये छोटे जीव हैं। तो मछली पकड़ने के लिए मानव क्या किया करता था? हार्पून जिसे कहते थे। क्या कहते थे? हार्पून का प्रयोग किया करता था। मानव कला में भी निपुण थे। उच्च पूरा पाषाण काल में आदि मानव कला में भी निपुण थे, जिसमें से मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत, इन सभी में उच्च पूरा पाषाण काल के आदि मानव निपुण थे। और जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला में मानव जो है
किसकी? मातृ देवी की मूर्ति। किसकी देवी? मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोहंदा नाला से। लोहंदा नाला बेलम घाटी के अंतर्गत इलाहाबाद से प्राप्त है मूर्ति। ये मूर्ति कला जो है ये कहाँ से प्राप्त है? इलाहाबाद बेलन घाटी पूरा स्थल जिसका नाम है लोहंदा नाला नामक स्थान है इलाहाबाद में, वहां से मूर्ति मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त है। और मानव गुफाओं की दीवारों पर, फर्श पर या दीवारों पर जो है चित्रकारी करने के लिए, है ना, क्या करते थे? नुकीले औजारों का प्रयोग किया करते थे। तो मानव गुफाओं पर या फर्श पर चित्रकारी करने के लिए नुकीले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया करते थे और उन्हीं से सुंदर चित्रकारी किया करते थे। और इसी में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको याद हो तो मानव प्राकृतिक रंग का प्रयोग करते थे। प्राकृतिक रंग कैसे? वनस्पति से तेल प्राप्त होता है, वनस्पति से तेल प्राप्त होता है, तो उस तेल से मानव रंग बनाते थे। और रंग बनाने के लिए मानव अंडे आप जब फोड़ते होंगे तो उसमें लिक्विड टाइप का तैलीय पदार्थ होता है, तो उसका प्रयोग मानव किया करते थे रंग बनाने में। और जानवर की चर्बी का प्रयोग क्या किया करते थे? रंग बनाने में। और जो मुख्य रंग थे वो कौन-कौन से थे? लाल, गेरुआ, पीला, हरा, सफेद। कौन-कौन से? लाल, गेरुआ, पीला, हरा, सफेद। इन रंगों का प्रयोग आदि मानव क्या किया करते थे? चित्रकारी करने के लिए किया करते थे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और धन्यवाद।